नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानी जी डॉट इन में। और मैं जितेंद्र आज के इस वीडियो में आपके लिए लेके आया हूँ लेखांकन प्रमाप यानी कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो आज के इस वीडियो में हम अकाउंट्स में जो स्टैंडर्ड होते हैं यानी कि ये जो नियम होते हैं इनके बारे में हम देखने वाले हैं। और ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं क्योंकि इनमें से एक या दो क्वेश्चन तो आपके बनते हैं। जो आप पटवारी की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या ये वर्ग एक की जो अभी एग्जाम निकली है उसमें भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आपके लिए वीडियो बहुत ही खास होने वाले हैं, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को एंड तक देखें। तो चलिए बिना किसी तरीके शुरू करते हैं और सबसे पहले हम जानेंगे यहाँ पर कि लेखांकन मानक यानी कि जो प्रमाप होते हैं वो क्या होते हैं। देखिए, कोई भी काम करने के लिए उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं जिनको उस रूल्स एंड रेगुलेशन के आधार पर उस कार्य को पूर्ण कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर बात आती है जो हम अकाउंटिंग करते हैं यानी कि किस चीज को डेबिट करना है किस चीज को क्रेडिट करना है, ये जो रूल्स एंड रेगुलेशन है ये किसके बेसिस पे काम करेंगे। तो इन सब में एक रूपता लाने के लिए, जैसे कि अब मैं इंडिया की अगर बात करूं तो इंडिया में कितने ही अदर स्टेट हैं। अब इन सभी स्टेट्स में जो अकाउंटिंग की जाती है वो एक जैसी होनी चाहिए। तो इसके लिए क्या किया गया है, एक जैसे रूल्स एंड रेगुलेशन बना दिए गए ताकि इंडिया के किसी भी आप स्टेट में होकर के अगर आप अकाउंटिंग करते हो तो वो एक ही रूल्स एंड रेगुलेशन से की जाएगी। तो उन्हीं के लिए यहाँ पर क्या बनाया गया है, लेखांकन मानक। अब थोड़ा सा हम यहाँ देखेंगे कि वित्तीय लेखांकन नीतियों और प्रथाओं, जो वित्तीय लेखांकन यानी कि अकाउंटिंग करने की जो रीतियां होती है प्रथाएं होती है के आधार को परिभाषित करने वाले सिद्धांत मानक प्रक्रिया क्या कहलाते हैं, लेखांकन प्रमाप कहलाते हैं यानी कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहलाते हैं। तो इन स्टैंडर्ड्स में कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है और हमें आज यही समझना है कि कौन सा स्टैंडर्ड कौन से रूल्स के लिए बना गया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं सबसे पहले स्टैंडर्ड की। पहले स्टैंडर्ड की अगर बात करें तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फर्स्ट होता है लेखांकन प्रकटीकरण नीतियों के बारे में। इसमें यहां पर जो रूल्स एंड रेगुलेशन आपको मिलेंगे या कुछ नीतियां जो मिलेगी, जो प्रथाएं आपको मिलने वाली हैं, वो किससे संबंधित मिलेगी, वो लेखांकन प्रकटीकरण की नीतियों से संबंधित मिलने वाली है। जैसे कि इसमें दिया गया है कि सीधे शब्दों में कहें तो इस मानक सूची में वित्तीय विवरण प्रस्तुत या तैयार किए जाने पर सभी महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों के खुलासे का पालन किया जाता है। इसमें यह बताया जाता है कि हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनाने चाहिए या उसको किस तरीके से हमें रखना चाहिए। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 की अगर हम बात करें तो ये संबंधित होता है रहतिये का मूल्यांकन से। अब सर ये रहतिया क्या होता है, तो रहतिया का मतलब होता है स्टॉक। क्या होता है, स्टॉक, यानी कि जो माल मेरा बिना बिका रह जाता है वर्ष के अंत में। अब ये वर्ष का अंत क्या होता है, तो 31 मार्च को अपन क्या करते हैं, हमारा जो ईयर होता है फाइनेंशियल ईयर वो 31 मार्च को खत्म हो जाता है और जो कैलेंडर ईयर होता है वो 31 दिसंबर को खत्म हो जाता है। तो जो वर्ष का अंत होता है और वर्ष के अंत में जो ऐसा माल बिना बिका रह जाता है उस माल को हम किस मूल्य पर मूल्यांकित करेंगे या उसका वैल्यूएशन कैसे करेंगे, इससे संबंधित रूल आपको कहां देखने को मिलेंगे, वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 में आपको देखने को मिलेंगे। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 किससे संबंधित होता है, तो इन्वेंट्री के वैल्यूएशन से होता है या रहते के मूल्यांकन से। अगला आता है हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। अब ये किससे संबंधित होता है, तो ये होता है रोकड़ प्रवाह विवरण से यानी कि कैश फ्लो स्टेटमेंट से। अब सर ये कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट एक प्रकार की हमारी एनालिसिस की मेथड होती है। जो हमने अकाउंटिंग की है हमारे बिजनेस में उसका जो एनालिसिस हम करने वाले हैं उसका एक पार्ट यहाँ पर होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। इसमें हम ये देखते हैं कि कितना कैश आ रहा है और कितना जा रहा है, कौन कौन सी एक्टिविटीज से आ रहा है कौन कौन सी एक्टिविटीज में जा रहा है। ठीक है ना। तो इससे संबंधित अगर आपको नियम चाहिए तो आप वो कहां से, या ये जो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने में जो हमारी हेल्प करते हैं वो कौन से नियम करते हैं, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के नियम जो है वो हमें यहाँ पर मदद करते हैं। तो जैसे कि इसमें दिया है, स्पष्टीकरण के साथ इन लेखांकन मानक में एक उद्यम के नगद मूल्यों में परिवर्तन या ऐतिहासिक मूल्य परिवर्तन शामिल है और कैश फ्लो स्टेटमेंट तैयार करने की प्रक्रिया या इसके वित्त पोषण निवेश या संचालक से परिवर्तन या विस्तृत है। कहने का मतलब ये है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपको यहाँ पर कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में समझा सकते हैं या मार्गदर्शित करेंगे, जिसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट बना सकते हैं। अगला हम यहाँ पर स्टैंडर्ड की बात करें तो अगला आता है इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 जो कि बैलेंस शीट की तिथि या हम बात करें आर्थिक चिट्ठा जो हम बनाते हैं, बैलेंस शीट जो बनाते हैं इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, आर्थिक चिट्ठा बोलते हैं। तो बैलेंस शीट की तिथि या उसके बाद की घटनाएं और आकस्मिक जो घटनाएं घटित होती है या ऐसे प्रोविजन हो जाते हैं या कोई दायित्व उत्पन्न हो जाता है, तो इन सभी घटनाओं के बारे में जो रूल्स एंड रेगुलेशन बने वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 में बने हैं। जैसे हम बात करें हमने साल भर जो काम किया है उसका हमने एक बैलेंस शीट तैयार किया है। अब बैलेंस शीट बनने के बाद भी अगर कुछ एक्टिविटीज हो जाती है या कुछ घटनाएं घटित हो जाती हैं जो हमारे लेन देन में नहीं लिखी गई, तो उनको हम कैसे एडजस्ट करेंगे, उससे संबंधित रूल हमें कहां देखने को मिलेंगे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 में देखने को मिलेंगे। अगला हम बात करें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 की, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 जो होता है वो हमारे
पूर्व अवधि मध्ये या शुद्ध लाभ या अवधि में जो हानि लॉस जो हो जाता है, प्रॉफिट लॉस, ठीक है ना, या लेखा नीति में परिवर्तन से संबंधित अगर आप कोई जो अकाउंटिंग करने का अगर तरीका चेंज करते हैं तो उससे संबंधित जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो आपको कहां देखने को मिलेंगे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 में। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 हमारा किससे संबंधित है, वो पूर्व अवधि मदे या लाभ, शुद्ध लाभ जो होता है नेट प्रॉफिट, या शुद्ध हानि अगर अवधि के अंतर्गत हो जाती है तो इससे संबंधित जो आपको रूल्स एंड रेगुलेशन मिलेंगे वो कहां मिलेंगे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 में। अगला आता है हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6, ये होता है डेप्रिसिएशन के लिए, यानी कि मूल्यह्रास। अब सर ये मूल्यह्रास क्या होता है, डेप्रिसिएशन क्या होता है, तो देखिए फिक्स्ड असेट्स जितनी भी होती है, फिक्स्ड असेट्स माने हम देखें तो मशीन हो गया, फर्नीचर हो गया, बिल्डिंग हो गया, तो ये जितनी भी फिक्स्ड असेट्स होती है इन सब पे क्या लगता है, डेप्रिसिएशन लगता है, क्योंकि इनका यूज करने से इनकी गुणवत्ता में कमी आ जाती है, इनकी जो क्वालिटी होती है वो गिर जाती है, और जब क्वालिटी गिर जाती है तो वो उसकी वैल्यू भी गिर जाती है। सपोज मैं कार लेके आता हूं, ठीक है ना, और उस कार को मैं जब परचेस करता हूं तो उसकी वैल्यू कुछ और होती है, लेकिन उसको एक आध महीने बाद अगर मैं उसको सेल करता हूं तो उसकी वैल्यू गिर जाती है। अब ये किस वजह से हो गया, तो उस पे क्या लग गया, डेप्रिसिएशन लग गया है। तो डेप्रिसिएशन से संबंधित जो रूल्स एंड रेगुलेशन है कि हम डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, कौन सी मेथड से करना चाहिए, वो हमें कहां देखने को मिलेंगे, वो मिलेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 में, यानी कि मूल्यह्रास लेखा से संबंधित जो नियम मिलने वाले वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 में मिलने वाले। अगला हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड देखें तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 हमारे सामने आता है, यानी कि AS7 में क्या है, तो निर्माण अनुबंधों का लेखा। देखो हम क्या करते हैं, कभी कभी कंस्ट्रक्शन का काम करवाते हैं, जैसे कि मुझे बिल्डिंग निर्माण करवाना है हमारे बिजनेस के लिए, अब उसकी अकाउंटिंग होना जरूरी है, ठीक है ना। अब अकाउंटिंग यहाँ पर होती है तो उसमें रूल्स एंड रेगुलेशन क्या लगेंगे, उसके हम अकाउंटिंग किस तरीके से कर सकते हैं, वो तरीका आपको कहां देखने को मिलेगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 में, यानी कि निर्माण अनुबंधों का जो लेखा होता है वो कहां होता है, वो AS7 में होता है। अगला आता है हमारा AS8, ये किससे संबंधित होता है, तो ये लेखांकन नीतियों में त्रुटि, सुधार और परिवर्तन। देखो कभी कभी हमें क्या होता है, अकाउंटिंग करते करते हमसे कुछ मिस्टेक्स हो जाती है, क्योंकि भूल मानव का स्वभाव होती है, गलती करना इंसान की फितरत में होता है, ठीक है ना, कि गलती हो ही जाती है, ठीक है ना, कितना भी हम रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से चले पर फिर भी हमसे कुछ ना कुछ मिस्टेक हो जाती है। तो इस मिस्टेक्स को सुधार करने के लिए या इसमें परिवर्तन करने के लिए जो रूल्स हैं, जो नियम बने हुए हैं, या उनको ध्यान में रख करके हम हमारे अकाउंट्स में सुधार कर सकते हैं, वो हमें कहां देखने को मिलेगा, वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8 में देखने को मिलता है। अगला आता है हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9, जो किससे रिलेटेड है, वो है राजस्व मान्यता से, यानी कि रेवेन्यू जो होता है हमारा, जो इनकम होती है उससे संबंधित है। आप अगर यहाँ इनकम किस तरीके से कैसे देखना चाहते हैं, जैसे कि आपका सर्विस का सेक्टर है, यानी कि आप सेवाएं देते हैं, ठीक है ना, तो ऐसी कंडीशन में आप जो सेवाएं दे रहे हैं वो आपका रेवेन्यू माना जाएगा। अगर आप माल बेचते हैं तो माल बेचने से जो पैसा आ रहा है वो आपका रेवेन्यू माना जाएगा। तो इस रेवेन्यू से रिलेटेड जो रूल्स एंड रेगुलेशन है या जो गाइड करने वाली चीजें हैं, जो नीतियां बनाई गई है, वो आपको कहां देखने को मिलेगी, वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 में देखने को मिलेगी। जैसे कि इसने यहाँ पर दे रखा है कि लगाया गया ब्याज या फिर चुकाया गया ब्याज, लाभांश या रॉयल्टी, ये जो चीजें होती हैं ये आपको प्रॉफिट्स की बात कर रही है या फिर रेवेन्यू की बात कर रही है या इनकम की बात कर रही है, ठीक है ना। तो इनसे संबंधित जो रूल्स है वो कहां है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 में। अगला स्टैंडर्ड हम यहाँ देखेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10, ये किससे संबंधित होता है, तो ये संयंत्र संपत्ति उपकरण, यानी कि प्लांट प्रॉपर्टी और इक्विपमेंट, इसको पीपीई भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं शॉर्ट में, पीपी, यानी कि प्लांट प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट। जैसे किसने दिया है, लेखांकन मानक उपकरण, संयंत्र और संपत्ति के लिए लेखांकन उपचार को सूचीबद्ध करता है, जिसे पीपीई मानक भी कहा जाता है। अगर देखिए आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 चूंकि पीपीई है तो पीपीए का फुल फॉर्म पूछ सकता है वो, ठीक है ना, या फिर ये पूछ सकता है पीपीई का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बताइए कौन सा है, तो हम आंख बंद करके बता सकते हैं कि 10 है, ठीक है ना। अगला हम देखें यहाँ पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 होता है। अब ये किसके लिए होता है, तो ये होता है विदेशी मुद्रा दरों की दरों में परिवर्तन, जो हमारी जो विदेशी मुद्रा होती है उसमें जो परिवर्तन हो रहा है, उसके रेट में जो चेंजेस हो रहा है, जैसे कि रुपया डॉलर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, ऐसे चलता रहता है, ठीक है ना, तो कभी बढ़ता है कभी घट जाता है, तो इसमें जो परिवर्तन हो रहे हैं इसका हमारे अकाउंट्स पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, या हमें कौन से रूल्स एंड रेगुलेशन से इसमें अकाउंटिंग करनी चाहिए, ये हमें कहां देखने को मिलता है, ये हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 में देखने को मिलता है। अगला स्टैंडर्ड हमारा होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12। अब ये किसके लिए होता है, ये सरकारी अनुदान के लिए। देखिए आपने कभी कभी सुना होगा कि गवर्नमेंट क्या करती है, हमें सब्सिडी दे देती है। अब सब्सिडी देती है तो उसका कहीं ना कहीं तो अकाउंटिंग होना है, तो उस सब्सिडी के लिए हम जब अकाउंटिंग करते हैं तो ऐसी कंडीशन में हमें कौन से रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना होगा, या जो हम अकाउंटिंग कर रहे हैं वो किसके अनुसार कर रहे हैं, तो वो हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 के अनुसार करते हैं। अगला आता है हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13, यानी कि 13, तो इसने दिया है कि निवेश लेखा के लिए। देखो
हम क्या करते हैं, हम जो पैसा कमा रहे हैं हमारे बिजनेस से, उस पैसे को हम कभी कभी क्या कर देते हैं, इन्वेस्ट भी कर देते हैं। अब जब आप अपना पैसा कहीं और बिजनेस में इन्वेस्ट करते हो या किसी और कंपनी में इन्वेस्ट करते हो, तो ऐसी कंडीशन में आपको उसकी अकाउंटिंग कैसे करना चाहिए, उस पर रिटर्न का क्या करना चाहिए, ठीक है ना। तो ये सारे रूल्स कहाँ मिलेंगे अपने को, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 में देखने को मिलेंगे। आगे हम बात करें अगले स्टैंडर्ड की, तो अगला आता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14। ये किससे रिलेटेड है, तो ये समामेलन लेखा से संबंधित है। अब ये सिर्फ समामेलन क्या होता है, तो जब दो कंपनी मिल जाती है, जब दो कंपनी आपस में क्या होती है, मिल करके एक नई कंपनी का निर्माण करती है, या एक कंपनी दूसरी कंपनी के लिए काम करती है, तो उसे हम क्या कह सकते हैं, समामेलन कह सकते हैं। और इससे संबंधित अकाउंटिंग जब हम करेंगे, कोई समामेलन से संबंधित हम जब लेखा जोखा करते हैं, तो उसमें हमें कौन से रूल्स फॉलो करने होंगे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 के। अगला हम स्टैंडर्ड देखें यहाँ पर, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 15 होता है, और ये किससे संबंधित है, ये कर्मचारी के लाभ से। अब देखिए हमारे बिजनेस में बहुत सारे एम्प्लॉय काम करते हैं, अब उस एम्प्लॉय को हम बहुत सारे बेनिफिट्स देते हैं, जैसे कि हम डीए दे रहे हैं, ठीक है ना, किसी टाइप की फैसिलिटी दे रहे हैं, तो उसको सैलरी बोनस कमीशन भी देते हैं, तो ये हम किन रूल्स के अकॉर्डिंग देंगे, तो ये हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 15 जो हमें दे रखा है वो एम्प्लॉय बेनिफिट्स के लिए दिया हुआ है। तो इसमें कौन से रूल्स होते हैं, एम्प्लॉय बेनिफिट्स के सारे रूल्स होंगे, ठीक है ना। आप उसको किस तरीके से दे सकते हो, कमीशन कैसे दे सकते हो, या फिर उसकी अकाउंटिंग कैसे होगी, वो एक्सपेंस क्यों माना जाएगा, वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्यों माना जाएगा, तो इनसे संबंधित जो नियम है वो कहां देखने को मिलेंगे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 15 में। अगला स्टैंडर्ड आता है हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16। इसमें दिया गया है कि उधार लेने की लागत। देखो हम कभी क्या करते हैं, किसी से लोन ले लेते हैं, उधार ले लेते हैं, मुझे पैसे की जरूरत है बिजनेस में, मैं क्या करता हूँ, या तो मैं कैपिटल, जैसे कि मैं शेयर है, जैसे मेरी कंपनी है, तो इस कंपनी के मैं शेयर क्या करता हूँ, मैं पब्लिक में बेच देता हूँ। तो यहाँ पर मुझे पब्लिक क्या कर रही है, पैसा तो दे रही है, जनता क्या कर रही है, मुझे पैसा तो दे रही है, लेकिन उस पैसे को मुझे वापस करना पड़ेगा, और साथ में मुझे उस पर डिविडेंड देना पड़ेगा, या फिर मुझे अगर मैंने किसी से लोन लिया तो मुझे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो जो उधार के लेन देन की जो लागत आ रही है, जो कॉस्ट आ रही है, वो कितनी आ रही है, और उसके क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है, वो आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 में मिलने वाले हैं। जैसे कि इसने यहाँ पर दे रखा है कि यह मालिकों की इक्विटी लागतों को कवर नहीं करता है, जैसे वरीयता शेयर पूंजी, ये मालिक की नहीं करता है, लेकिन आप जब लोगों से पैसा उधार ले रहे हो, किससे ले रहे हो, लोगों से पैसा उधार ले रहे हो, जैसे कि मैंने खुद ने पैसा लगाया, तो उसको ये क्या नहीं करता है, ये कवर नहीं करता है, ठीक है ना। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 में इससे रिलेटेड नियम नहीं है, ये केवल बाहरी दायित्वों से संबंधित नियम आपको देखने को मिलेंगे। अगला हमारा आ जाता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 70, जो कि वित्तीय खंड रिपोर्ट से संबंधित है। अब सर ये वित्तीय खंड रिपोर्ट क्या होती है, तो देखिए आप जब फाइनेंशियल अकाउंटिंग करते हैं, ठीक है ना, तो इस अकाउंटिंग की अलग अलग रिपोर्ट आप देखना चाहते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट के हिसाब से आप रिपोर्ट देखना चाहते हैं। जैसे कि मैं परचेस डिपार्टमेंट की अलग रिपोर्ट देखना चाहता हूँ, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की अलग रिपोर्ट देखना चाहता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर जब आप अलग अलग तरीके से रिपोर्ट तैयार करते हैं, तो उससे को आप किस नियम या आधार पे आप कर सकते हैं, वो आपको कहाँ देखने को मिलेगा, वो मिलेगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17 में। जैसे इसने यहाँ पर दिया है कि यह सूची विभिन्न वित्तीय सूचनाएं, प्रकारों, उत्पादों, खंडों, सेवाओं, उद्यम, उत्पादन आदि के लिए रिपोर्ट सिद्धांत स्थापित करती है, ठीक है ना। अगला स्टैंडर्ड पे हम नजर डालेंगे, अगला स्टैंडर्ड है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18, जिसे वो किससे संबंधित है, ये है संबंधित पक्ष लेन देन प्रकटीकरण, यानी कि जो संबंधित पक्ष है उनसे जो लेन देन हो रहा है उनको प्रस्तुत करता है। जैसे इसने दिया है कि प्रकटीकरण मानक का उपयोग संबंधित पक्षों की रिपोर्टिंग में किया जाता है, या और दोनों रिपोर्टिंग उद्यमों के वित्तीय विवरणों पर लागू होता है। अब ये संबंधित पक्ष क्या होते हैं, तो देखिए इसमें क्या होता है कि हम जिससे भी लेन देन करते हैं उन दोनों पक्ष, या हम बात करें जैसे कि हमारा जो बिजनेस है, ये इसी टाइप का बिजनेस किसी और का भी है, तो उन दोनों की, हम दोनों की जो संबंधित पक्ष है, संबंधित पक्ष से हम, मेरा सीधा सा मतलब ये है कि जैसे कि मान लिया जाए मेरे भी कपड़े की दुकान है और मेरे जो सामने वाला है या उसके भी कपड़े की दुकान है, तो हम दोनों की लेन देन की जो प्रकटीकरण है किस टाइप का है, इसके जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो कहाँ देखने को मिलेंगे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18 में मिलेंगे। तो उसने जैसे कि दिया है कि दोनों रिपोर्टिंग उद्यमों के वित्तीय विवरणों पर लागू होता है, ऐसा कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है जो वो आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18 में देखने को मिलेंगे। अगला आ जाता है हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19। अब ये किससे संबंधित है, ये है लीज लेन देन प्रकटीकरण और लेखा नीतियों से। देखिए हम कभी कभी क्या करते हैं, कुछ चीजें लीज पे ले लेते हैं, लीज यानी कि रेंट पे ले लेते हैं, ठीक है ना। आपने देखा होगा पट्टे की जमीन हो गए, ठीक है ना, खदानों को हमने लीज पे ले लिया, तो इस टाइप से जब आप इनको लीज पे लेते हो तो उससे संबंधित जब हम लेखा जोखा करेंगे तो
उसमें हमें कौन से रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ेगा, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 के रूल्स को हमें फॉलो करना पड़ेगा। अगला हम देखें यहाँ पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20 आता है और ये किससे संबंधित है, ये प्रति शेयर आय से यानी कि अर्निंग पर शेयर, ईपीएस जो होता है हमारा अर्निंग पर शेयर। देखो यहाँ पर इनके फुल फॉर्म भी आप थोड़ा सा याद रखिएगा, ईपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है वो ऐसे पूछ सकता है आपसे, या फिर पूछ लेगा ईपीएस का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन सा है। ये कुछ खास चीजें होती है, इनके ही स्टैंडर्ड आपसे पूछेगा, सभी नहीं पूछने वाला है वो, ठीक है ना। तो कुछ को आप मार्क कर लीजिएगा। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20 जो होता है वो ईपीएस के लिए होता है, यानी कि अर्निंग पर शेयर के लिए होता है, यानी कि प्रति शेयर आय। हमारे जो शेयर्स होते हैं उनकी पर शेयर कितनी रेट है ये निकालने के संबंधित जो नियम है वो कहां देखने को मिलेंगे, वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20 में देखने को मिलेंगे। अगला स्टैंडर्ड हम यहां देख लेते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21। अब ये किससे संबंधित है, ये है समेकित कथन सिद्धांत, ठीक है ना। अब ये समेकित कथन सिद्धांत क्या होता है सर, तो मैंने अभी आपको समझाया था समामेलित, ठीक है ना। ये समामेलित कंपनी किसे कहते हैं, तो जब दो कंपनी आपस में मिलकर के बिजनेस करती है तो वो क्या हो जाती है, समामेलित कंपनी कहलाती है। तो जैसे कि इसने दिया है कि ये लेखांकन मानक समेकित वित्तीय विवरणों को प्रस्तुत करने और तैयार करने में उपयोग की जाने वाली प्रक्रिया और विनियमों मतलब जो रूल्स बनाए हैं के बारे में है। इसमें हमें जो समावेलित कंपनियां हैं वो अपने अकाउंट्स कैसे रखेगी उसके आधार पर क्या है, उनके जो वित्तीय विवरण है तैयार करेंगे वो किस तरीके से करेंगे, वो रूल्स हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 में मिल जाएंगे। इसने कहा है समेकित लेखांकन विवरण तैयार किए जाते हैं जिसमें सहायक और मूल कंपनी, देखिए मैंने अभी बोला आपको कि दो कंपनी आपस में मिलकर के क्या होती है, बिजनेस करती है। एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी की सहायक कंपनी बन जाती है, ठीक है, उसे हम समामेलन कहते हैं, ठीक है ना। तो इसकी वित्तीय जानकारी को एक आर्थिक इकाई के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। तो इन दोनों के बीच में जो अकाउंटिंग हो रही है उससे संबंधित जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 में देखने को मिलेंगे। अगला आता है हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22 जो कि किससे संबंधित है, कर योग्य आय से संबंधित है। ठीक है, आप अगर बिजनेस कर रहे हैं तो जाहिर बात आपको प्रॉफिट होगा और उस प्रॉफिट पे आपको क्या करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को टैक्स पे करना पड़ेगा, इनकम टैक्स जो हम पे करते हैं, ठीक है ना। अब ये टैक्स का कैलकुलेशन कैसे होगा, किस किस चीज को टैक्स में रखा गया है, किसको टैक्सेबल इनकम में नहीं माना गया है, तो इससे संबंधित रूल्स है वो आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22 में देखने को मिलेंगे। अगला हमारा आ जाता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 23 जो कि एसोसिएट अकाउंटिंग में इन्वेस्टमेंट, यानी कि हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ऐसी कंडीशन में हम कौन से रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करेंगे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 23 को। जैसे कि इसने दिया है कि एक निवेशक के संकेतिक समेकित वित्तीय विवरण की प्रस्तुति और तैयारी के लिए मानक सहयोगी लेखांकन सिद्धांतों में निवेश को शामिल करते हैं। अब देखिए ये भी किससे संबंधित है, आपकी समामेलित कंपनी जो होती है, जो समामेलन आप दो कंपनियों के बीच में होता है उसके द्वारा जो पैसा आ रहा है उस पैसे का हम अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उससे संबंधित रूल्स हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 23 में देखने को मिलेंगे। अगला हम स्टैंडर्ड यहाँ पर देख लेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 24। अब ये किससे संबंधित है, तो ये परिचालन बंद करना। परिचालन का मतलब होता है आपका जो बिजनेस है, आपका जो संचालन आप जिसका कर रहे हो अपने व्यापार का, उसको आप बंद कर रहे हो, ठीक है ना। तो उसके संबंधित यानी कि आप कब अपनी कंपनी को बंद कर सकते हो, कंपनी बंद करने के क्या रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं वो हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 24 में देख सकते हैं। जैसे इसने दिया है कि संचालन के बंद होने की रिपोर्ट करते समय यह मानक लेखांकन सिद्धांतों से संबंधित है और यह एक उद्यम के जारी और बंद संचालन के बीच अंतर करके कमाई, सृजन क्षमता, वित्तीय स्थिति, नगदी प्रवाह आदि का अनुमान लगाने में मदद करता है कि जब ये जारी थी और जब ये बंद हो जाएगी तो उनके बीच का जो मैटर होता है ये उसको प्रकट कर लेता है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 24 आपको बताता है कि परिचालन बंद करने की स्थिति में क्या नियम होंगे। अगला आता है हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 25 और इसी किसके, अंतरिम वित्तीय रिपोर्ट के। अंतरिम मतलब फाइनेंशियल जो आपकी होती है, ठीक है, फाइनल जो रिपोर्ट बनती है आपकी, फाइनेंशियल अकाउंटिंग जब आप करते हो तो उसकी जो फाइनल रिपोर्ट बन रही है या वो आंतरिक रूप से जो रिपोर्ट बन रही है वो उससे संबंधित जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 25 में देखने को मिलेंगे। जैसे इसने कहा है कि मानक तब लागू होता है जब कोई फर्म अपनी अंतरिम वित्तीय रिपोर्ट प्रकाशित करने का चुनाव करती है और इसे प्रकाशित करना आवश्यक होता है। ये रूल्स तभी लगेंगे जब इसकी जरूरत होगी, ठीक है ना। तो थोड़ा सा आप ये देखिएगा कि कोई भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो तभी लगता है जब हम उसको यूज करते हैं, तो वो हमें मार्गदर्शन तभी देगा। यह अंतरिम वित्तीय रिपोर्ट की माप और मान्यता के लिए सिद्धांतों को निर्धारित करने में मदद करता है। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 25 किसके लिए है, तो अंतरिम वित्तीय रिपोर्ट के लिए बनाया गया है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 किसके लिए, तो अमूर्त संपत्ति के लिए है। अभी अमूर्त संपत्ति क्या होती है सर, तो
उसको हम इंटेंजिबल असेट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटेंजिबल। एक तो टेंजिबल होती है और एक इंटेंजिबल होती है। टेंजिबल असेट्स वो होती है जो हमें दिखती है, जिसे हम फील कर सकते हैं, जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, वो हमारी क्या होती है? टेंजिबल असेट्स होती है। लेकिन ऐसी असेट्स भी होती है जिन्हें हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते हैं, फील भी नहीं कर सकते हैं, वो हमारी क्या होती है? इंटेंजिबल। जैसे कि गुडविल जो होती है वो क्या है? एक इंटेंजिबल असेट्स है। पेटेंट जो है वो एक इंटेंजिबल असेट्स है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एक इंटेंजिबल असेट्स है। तो ये जो इंटेंजिबल असेट्स होती है, इनका हमें अकाउंटिंग कैसे करना है, क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है, इनका ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे, क्या जर्नल एंट्री पास करेंगे, तो ये सारी गाइडेंस जो है वो आपको कहां से मिलेंगे? वो मिलेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 से। तो देखिए ये क्वेश्चन आ सकता है कि गुडविल का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बताइए, तो आप बिल्कुल लिखिएगा वहां पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। अब मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि गुडविल जो है एक फिक्स्ड असेट है। क्या है? एक फिक्स्ड असेट। और ये फिक्स्ड असेट जो है तो इसका हमने एक और स्टैंडर्ड देखा है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10। तो यहाँ पर कभी कभी ये आ जाएगा कि अख्याति का स्टैंडर्ड बताइए और आपको ऑप्शन में 26 ना देते हुए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 अगर दे देता है तो आप वहां पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 लगा के आइएगा। क्यों? क्योंकि जो गुडविल है वो पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 में ही थी, लेकिन उसको थोड़ा सा वैल्यूएशन के तरफ से देखें या उसका मूल्यांकन के नजरिए से देखें तो यहाँ पर अब अलग कर दिया गया है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला स्टैंडर्ड हम यहाँ देख लेते हैं। अगला स्टैंडर्ड आता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 27, जो कि किससे संबंधित है? संयुक्त उद्यमों में रुचि की रिपोर्ट। ठीक है, अब ये संयुक्त उद्यम क्या है? तो मतलब कुछ लोग साथ में मिलकर के क्या कर रहे हैं? उद्योग कर रहे हैं। जैसे इसने दिया है संयुक्त उद्यम में एक फर्म के हित के लिए लेखांकन करते समय प्रक्रियाओं और सिद्धांतों को निर्धारित करता है और निवेशक या उद्यम के वित्तीय वक्ताओं में देनदारी, उद्यम संपत्ति, व्यय और आय की रिपोर्ट करता है। तो यहाँ पर क्या होता है? ये जो संयुक्त उद्यम है इसकी एक रिपोर्ट तैयार करके देता है, किसके अंदर? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 27 के अंदर। अगला स्टैंडर्ड आता है हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 28, जो कि संपत्ति हानि की से संबंधित। अब संपत्ति हानि क्या होती है? तो देखिए इस स्टैंडर्ड से आपको पता चल जाता है कि हमारी असेट्स पे हानि हो रही है या प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, लॉस हो रहा है या हमें प्रॉफिट हो रहा है। अब कैसे? तो जैसे कि इसने दिया है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 28 उन प्रक्रियाओं से संबंधित हैं जो एक फर्म या यह सुनिश्चित करने के लिए लागू करती है कि किसी या इसकी रिपोर्ट की गई संपत्ति वसूली योग्य राशि से अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। देखिए आपकी जो मशीन है, आपकी जो संपत्तियां हैं, वो जितना उसका वैल्यूएशन हुआ है तो उसके आधार पे वो है या नहीं है। अगर वैल्यूएशन जितनी उसकी क्वालिटी है उसके हिसाब से वैल्यूएशन हुआ है और अधिक वैल्यूएशन हुआ है तो इसका मतलब आपकी संपत्ति में लाभ हुआ है या हानि हुई है, इसको निर्धारित करेगी। जैसे इसने दिया है कि यदि वहन राशि संपत्ति की बिक्री या उपयोग द्वारा वसूल की जाने वाली राशि से अधिक है तो इसका मतलब हमें हानि हुई, यानी कि हमें नुकसान हो गया। जैसे कि मान लिया जाए आपकी जो बाइक है वो 45,000 रुपए की बाइक है और आप उसको जब बेचते हो तो उसके आपको 40,000 ही मिलते हैं। तो आपकी जो 45,000 की बाइक है ये वैल्यूएशन करने के बाद, उसका मूल्यांकन करने के बाद निकाली गई प्राइस है 45,000। और जब आपको इससे कितना मिल रहा है? जैसे उसने दिया है कि उपयोग द्वारा वसूल की जाने वाली राशि से अधिक है तो इसका मतलब आपको नुकसान हो रहा है। आगे अगला जो स्टैंडर्ड हम बात करें वो आता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29, जो कि किससे संबंधित है? आकस्मिक संपत्ति और देनदारियों या प्रावधानों से संबंधित है। प्रावधान क्या होते हैं? प्रोविजन क्या होते हैं? तो जो प्रोविजन यानी कि जो हम ऐसे दायित्व से बचने के लिए क्या करते हैं? पैसे इकट्ठा कर लेते हैं जो कभी भी हो सकते हैं, आकस्मिक तरीके से हो सकते हैं, या आकस्मिक ऐसी देनदारियां होती हैं जो कभी भी घटित हो सकती है और जिसकी वजह से हमें नुकसान हो सकता है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29 आपको आकस्मिक संपत्ति और देनदारियों प्रावधान के लिए जो रूल्स है वो वहां से मार्गदर्शित प्रदान करेगा। अगला स्टैंडर्ड हम यहाँ देखेंगे स्टैंडर्ड 30 है और ये किससे संबंधित है? ये वित्तीय साधनों का मापन और पहचान से संबंधित है। यानी कि हम जो वित्तीय प्रलेख बनाते हैं वो वित्तीय जो प्रलेख है उनका मापन हम कैसे करेंगे, उनकी पहचान हम कैसे करेंगे, इससे संबंधित रूल्स हमें कहाँ मिलेंगे देखने को? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 30 में। अब 31 में क्या मिलेगा? तो वित्तीय साधनों की प्रस्तुति, जो हमने मापन किया, पहचान की, उसको हम प्रस्तुत कैसे करेंगे, उसको हम लिखेंगे कैसे, ठीक है ना? तो ये जो चीजें हैं ये हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 31 में देखने को मिलेगी। अगला और लास्ट हमारा आता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 32, जो किससे संबंधित है? वित्तीय साधनों की रिपोर्ट के लिए आवश्यक प्रकटीकरण से संबंधित है। यानी कि हमने जो वित्तीय प्रलेख बनाए हैं उनको जो हमने रिपोर्ट तैयार की है प्रबंधकों तक पहुंचाने के लिए, उसको हम किस तरीके से पहुंचाएंगे, उनको प्रकटीकरण कैसे करेंगे, उनको प्रस्तुत कैसे किया जाएगा, तो ये हमें कहां देखने को मिलेगा? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 32 में। तो साथियों ये थे आज के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और इन क्वेश्चन में हमने देखा है कि लेखांकन मानक यानी कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कितने टाइप्स के होते हैं और कौन कौन से किस किस
किस अकाउंट किस किस के लिए होते हैं, ठीक है ना। तो ये स्टैंडर्ड आप एक बार याद रखिएगा, क्योंकि इसमें से एक या दो क्वेश्चन तो आपके कंपलसरी आने वाले हैं। हम ऐसे ही इसी प्रकार के वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। इसी प्रकार के वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक्स एंड कीप वॉचिंग।